नमस्ते दोस्तों, सिनेमा और शख्सियत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 1964 की सुपरहिट फिल्म दोस्ती से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम बात करेंगे फिल्म के अभिनेता सुशील कुमार के उस दर्दनाक अंत की जिसे लोगों ने जिंदा मौत दे दी थी। साथ ही हम उस किस्से से पर्दा उठाएंगे जब इस फिल्म के गानों को बड़े बड़े गायकों ने रिजेक्ट कर दिया था। दोस्ती एक सुपरहिट फिल्म और दो गुमनाम सितारे। साल था 1964 जब एक अनोखी फिल्म आई दोस्ती। ये कहानी थी दो ऐसे दोस्तों की जिनमें से एक नेत्रहीन था और दूसरा अपंग। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया। मोहम्मद रफी की मखमली आवाज में फिल्म के गीत उस दौर में हर तरफ गूंज रहे थे। हर कोई बस दोस्ती की चर्चा कर रहा था। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि अंधे और लंगड़े दोस्तों का किरदार निभाने वाले दोनों अभिनेता सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। हर फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था, लेकिन दोस्तों आगे की कहानी बहुत चौंकाने वाली है। आज हम आपको अपंग दोस्त का रोल करने वाले अभिनेता सुशील कुमार की हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें लोगों ने जिंदा मौत दे दी थी। आइए इस पूरे राज से पर्दा उठाते हैं और सुशील के फिल्मों में आने से लेकर उनके जिंदा मौत तक की पूरी हकीकत जानते हैं। सुशील कुमार कराची से मुंबई तक का सफर। फिल्म दोस्ती के अभिनेता सुशील कुमार सुमाया का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन चंद पूरे कराची में एक बड़ा नाम हुआ करते थे। वो अपने भाइयों और पिता के साथ सूखे मेवों का व्यापार करते थे। एक आलीशान कोठी में पूरा परिवार मिलकर व्यापार संभालता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कराची में दंगे भड़क उठे। जान बचाने के लिए सुशील के पूरे परिवार को अपना लंबा चौड़ा बिजनेस छोड़कर भागना पड़ा। वे लोग गुजरात चले आए और यहाँ फिर से सूखे मेवों का बिजनेस शुरू किया। लेकिन गरीबी के दिन उनसे देखे न गए और साल भर में ही एक एक करके दादा, पिता और दोनों चचा की मौत हो गई। अब सुशील समेत उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी अकेली मां पर आ गई। भला हो उनके मौसा मौसी का जो मुंबई में ही रहा करते थे। दोनों ने सबको अपने घर पनाह दी। कैसे पहुंचे सुशील फिल्मों में? सुशील को बचपन से ही डांस करने का बड़ा शौक था। एक बार की बात है, उनके पारिवारिक मित्र किशन लाल बजाज जो सुशील के परिवार के साथ कराची में ही रहा करते थे, बंटवारे के बाद भी उनके संपर्क में थे। किशन लाल ने सुशील की मां से पूछा कि क्या वो सुशील को फिल्मों में काम करवाना चाहती हैं। मां के हाँ करते ही किशन लाल सुशील को फिल्मों में लाने की तैयारी करने लगे। 1957 के आसपास की बात होगी। मशहूर डायरेक्टर धर्म कुमार अभिनेत्री साधना को एक सिंधी फिल्म से लॉन्च करने जा रहे थे। उन्होंने सुशील कुमार को भी कास्ट किया। इसके बाद सुशील ने फूल, काला बाजार, फूल बने अंगारे और सहेली जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन सुशील कुमार के नसीब में वो फिल्म कैसे आई जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था? चलिए हम बताते हैं। दोस्ती ने बनाया स्टार। 1963 के आसपास की बात होगी। राजश्री प्रोडक्शंस के मालिक ताराचंद बड़जात्या दो लड़कों पर बनी एक बंगाली फिल्म का रीमेक बनाने जा रहे थे। उन्हें ऐसे दो लड़कों की तलाश थी जो 16-17 साल के हों। एक बार वो अपनी बेटी राजश्री से बात कर रहे थे। बेटी ने बताया कि उसने फूल बने अंगारे फिल्म देखी थी जिसमें एक लड़के की अदाकारी बहुत अच्छी थी। वो लड़का कोई और नहीं, सुशील कुमार ही थे। राजश्री प्रोडक्शंस ने सुशील कुमार और सुधीर कुमार को लेकर दोस्ती फिल्म बनाई। इस फिल्म में सुशील ने चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, कोई जब राह न पाए और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है जैसे अमर गीतों पर अभिनय किया। कम ही लोगों को पता होगा कि इसी फिल्म से संजय खान ने भी पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। दोस्ती फिल्म से सुशील कुमार एक उभरते सितारे के रूप में सामने आए। लोगों को लगने लगा कि ये लड़का आगे चलकर बॉलीवुड पर छा जाएगा। फिल्म मेकर्स भी सुशील को अपनी अपनी फिल्मों में काम करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स देने लगे। जिंदा मौत की हकीकत और सुशील कुमार का गायब होना। लेकिन दोस्तों फिर वो अचानक से गायब हो गए। किसी को खबर ही न मिली कि हिंदी फिल्मों का एक उभरता सितारा सुपरहिट फिल्म देकर आखिर एकदम से कैसे गायब हो गया। कुछ सालों बाद दो खबरें आईं। पहली खबर थी कि दोनों अभिनेताओं के गायब होने की वजह उनके एक्सीडेंट में मौत थी। दूसरी खबर आई कि अभिनेता दिलीप कुमार दोनों को अपने करियर के लिए खतरा मानते थे। ऐसे में उन्होंने दोनों को मरवा डाला। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उनके अचानक गायब होने की वजह सामने आई और यहाँ हम पहले सुशील कुमार की कहानी बताते हैं। हुआ ये था कि राजश्री प्रोडक्शंस वालों ने दोस्ती फिल्म साइन करते समय सुशील कुमार से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। इसके तहत शर्त थी कि 3 साल तक वो किसी दूसरे बैनर की फिल्म नहीं कर सकते। वहीं प्रोडक्शन हाउस की ओर से उन्हें 3 साल में 4 फिल्में देने का वादा था। दूसरे अभिनेता सुधीर को मद्रास की एक कंपनी से बड़ा अच्छा ऑफर आ गया तो उन्होंने राजश्री का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ताराचंद बड़जात्या को बड़ा झटका लगा। उनकी अगली फिल्म की योजना ही ठप हो गई। बाद में उन्होंने सुशील कुमार से भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहा ताकि वो अपना करियर कहीं और बनाने का फैसला कर सकें।
जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुशील ने बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद 1971 में किस्मत खुली और उन्हें एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन की नौकरी मिल गई। वैसे ताराचंद जी ने अपना वादा निभाया था और 1967 में अपनी फिल्म तकदीर में उनको एक भूमिका दी थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सुशील फिल्म लाइन छोड़ने का फैसला कर चुके थे। बस वो एयर इंडिया की नौकरी में लग गए और फिल्मी दुनिया से अचानक गायब हो गए। इसी वजह से लोगों ने उनकी मौत की अफवाहें फैलाकर उन्हें जिंदा ही मौत दे डाली थी। आज भी स्वस्थ और जिंदा हैं सुशील कुमार। वैसे सुशील कुमार ने एयर इंडिया में नौकरी पाने के बाद 1978 में अपनी पड़ोसी कोशी से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी हुई किरण, वो भी अब बड़ी हो चुकी है और इंजीनियर पति के साथ अमेरिका में रहती है। साल 2003 में रिटायर होने के बाद सुशील और कोशी मुंबई में ही रहा करते थे, मगर 2016 में कोशी की मौत हो गई और सुशील अकेले पड़ गए। इसी वजह से वो अब ज्यादातर समय अमेरिका में बेटी के पास ही बिताते हैं। सुशील अभी स्वस्थ हैं और अपनी मौत की मनगढ़ंत कहानियों को देखकर हंसा करते हैं। दोस्ती के गानों की अनसुनी कहानी जब सबने किया रिजेक्ट, अब चलते हैं एक दूसरे किस्से की ओर जो दोस्ती फिल्म के संगीत से संबंधित है। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के गानों को शुरू में सभी गायकों ने रिजेक्ट कर दिया था? 1964 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक फिल्म आई दोस्ती, एक ऐसी फिल्म जिसमें न बड़े स्टार थे न ही करोड़ों का बजट, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने उस दौर की सबसे बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिल्म के नायक थे दो बिल्कुल नए चेहरे, सुशील कुमार और सुधीर कुमार। उनके अभिनय ने दर्शकों के दिल जीत लिए, लेकिन जो चीज थी इस फिल्म की आत्मा वो थे इसके गाने, और इन गानों के पीछे था एक नाम, मोहम्मद रफी। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस फिल्म के गानों को आज हम क्लासिक मानते हैं, उन्हीं धुनों को कभी रिजेक्ट कर दिया गया था? जी हाँ, इन धुनों को न सिर्फ मना किया गया बल्कि उन्हें बेकार और काबिले गौर नहीं कहा गया। उस वक्त ये फिल्म एक नई संगीतकार जोड़ी को दी जा रही थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बड़ी बड़ी संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, मदन मोहन, सचिन देव बर्मन इस फिल्म को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं थे। कहा गया नए कलाकार हैं, फिल्म चलेगी नहीं। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहानी पढ़ी, सिचुएशन समझी और धुनें बनाई। पर निर्माता और निर्देशक ने कहा ये धुनें बहुत साधारण हैं, ये काम नहीं करेंगी। और तब उनमें से एक धुन थी चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस धुन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया इसमें जान नहीं है, कोई असर नहीं छोड़ती। लेकिन तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक अंतिम कोशिश की। वे गए एक ऐसे इंसान के पास जो संगीत के मसीहा थे, जिनकी आवाज में खुदा की रूह महसूस होती थी। नाम था मोहम्मद रफी। रफी साहब को जब वो धुन सुनाई गई तो वो भावुक हो गए, आंखें बंद की और बोले इस धुन में जादू है, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा गीत होगा। निर्माता को बुलाया गया और रफी साहब ने कहा अगर ये गाना हिट न हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। रफी साहब ने उस फिल्म के सभी गाने केवल 1 रुपए में गाए, वो भी टोकन मनी के तौर पर। और जब फिल्म रिलीज हुई तो वही रिजेक्ट की गई धुन बन गई सदी का एक अमर गीत। चाहूंगा मैं तुझे हर रेडियो स्टेशन पर बजने लगा, हर गली, हर नुक्कड़, हर दिल में बस गया। इस गाने ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। मजरू सुल्तानपुरी को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला और मोहम्मद रफी साहब को मिला बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड। उनके सामने उस साल थे मदन मोहन, वो कौन थी, और शंकर जयकिशन संगम, लेकिन जीत हुई उस आवाज की जो दिल से गाई गई थी। रफी साहब को जब पता चला कि उन्हें 2 किशोर पात्रों की आवाज देनी है तो पहले तो वो असमंजस में पड़ गए। आखिर वो तो दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र जैसे सितारों के लिए गाते थे, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती माना। उन्होंने कहा अगर ये 2 किशोर हैं तो उनकी मासूमियत मेरी आवाज में भी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी आवाज को एक किशोर के भाव में ढाला और यही बना इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत। फिल्म के संगीत में एक और सितारा था माइनस माउथ ऑर्गन डॉट, और ये बजाया था माइनस R.D. बर्मन ने। जी हाँ, हालांकि वो फिल्म के संगीतकार नहीं थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती उनसे थी और जब जरूरत पड़ी तो पंचम दा ने माउथ ऑर्गन के सुरों से इस संगीत में जादू भर दिया। फिल्म दोस्ती का निर्देशन किया था सत्येन बोस ने, कहानी लिखी थी बीना भट्ट ने और संवाद दिए थे गोविंद मोनिस ने। आज भी जब दोस्ती का नाम लिया जाता है तो आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि वो एहसास है जो दिल से निकलकर सीधा आत्मा तक पहुंचता है। तो दोस्तों ये थी उस रिजेक्टेड धुन की कहानी जिसे सबने ठुकरा दिया, लेकिन एक आवाज ने उसे अमर बना दिया। मोहम्मद रफी वो नाम जिसने न केवल गीत को अपनाया बल्कि उसे अमरता के शिखर तक पहुंचा दिया। आपको दोस्ती फिल्म का कौन सा गाना सबसे ज्यादा प्रिय है? क्या आपको भी चाहूंगा मैं तुझे आज भी रुला देता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।